हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज की फर्स्ट क्लास है। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सारे गवर्नमेंट सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स को कवर करती है। साथ में ये क्लर्क और पीओ दोनों ही लेवल को कवर करेगी। हम लोग प्रीलिम से लेकर मेंस तक जाएंगे, ठीक है। तो सारे टाइप की डीआई, सारे टाइप के बायोग्राफ, सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। नए कंसेप्ट, पुराने कंसेप्ट, जो भी एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे, सारे यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं विद इन शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको क्या पता है? अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। बेसिकली आपको एक डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है कि एक गांव में इतने इंसान रहते हैं, उनकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, खाते इतना है, कुछ भी। और उस डेटा में से वो आपको कोई भी डायग्राम बना के देंगे और फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब वो क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड होगा? हो सकता है कुछ एवरेज का पूछ ले, हो सकता है कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ ले, हो सकता है मतलब बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक से ही पूछेंगे। अब इस चैप्टर के लिए आपको 3 चैप्टर करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। कौन से हैं वो 3 चैप्टर? अगर आपने वो 3 चैप्टर नहीं करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको उनकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, वरना आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। कौन से हैं वो? सबसे पहले आपको जो चाहिए वो चाहिए एवरेजेस। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो करना है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आता है परसेंटेज। परसेंटेज में आपको बेसिक चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ें आनी चाहिए। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। एवरेजेस को आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं करना है, लेकिन रेशियो, प्रपोर्शन और परसेंटेज आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ 100 on 100 आने चाहिए, लेकिन 100 on 50-60 तो आने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर के लिए चाहिए। अब आते हैं ये डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। बेसिकली आपको मैंने बोला था डायग्राम गिवन हो सकता है। अब डायग्राम किस किस टाइप में हो सकता है? हो सकता है टेबल चार्ट हो, बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो। अब ये जो 4 हैं ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो आप इनसे। आपने जो पहली क्लासेस में पढ़े हैं यही सारे टाइप के बार ग्राफ पढ़े हैं, बेसिकली डायग्राम्स यही पढ़े हैं, और यही सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। 90% चांस है कि इन्हीं 4 में से आपको डेटा गिवन होगा। बाकी जो बचते हैं इनका 10% चांस होता है, ठीक है। लेकिन हम 10% भी मिस नहीं कर सकते, तो हम सारे ही टाइप के करेंगे। यहाँ पे आता है रडार, बबल, फनल, स्कैटर, कैंडलस्टिक और प्लॉट बेस्ड, ठीक है। अब आते हैं भाई कितने टाइप की डीआई होती है, आपको किस तरह से गिवन हो सकती है। हो सकता है कुछ मिसिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ मिसिंग हो, आपको निकालना हो सकता है वेरिएबल बेस्ड हो, मतलब जो आपको डेटा गिवन होगा ना उसमें XYZ यूज कर लेंगे, आपको सीधा नहीं बताएंगे, बोल देंगे इस गांव में ना X+5 आदमी रहते हैं। अब आपको क्या पता है x की वैल्यू क्या है, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर आता है लॉजिकल बेस्ड, कुछ लॉजिक से रिलेटेड, क्यूमुलेटिव डीआई, ठीक है। सारी चीज़ें समझेंगे हम, केसलेट्स होते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भाई आप कह रहे हो कि अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो सिलेबस काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा भी है, तो ये कर क्यों रहे हैं हम? हमें क्या ज़रूरत है? वाई डू वी नीड टू डू दिस चैप्टर, ठीक है। बेसिकली ये एक चैप्टर नहीं है, ये पूरा अच्छा खासा तगड़ा सिलेबस है हमारे लिए, तो हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस का बहुत बड़ा फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन में। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए, भाई चाहिए सिलेक्शन तभी तो आप पढ़ रहे हो, राइट। तो अगर वो चाहिए तो भाई डीआई बढ़िया होनी चाहिए। अब डीआई बढ़िया करनी कैसे है? देखो पहले तो ये 3 चैप्टर बढ़िया करो, ठीक है। अगर नहीं आते हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस आप ऐसे भी देख सकते हो अगर आपको बेसिक नहीं आ रहे हैं तो मीनवाइल आपको क्या करना है, साइड बाय साइड एक एक करके चैप्टर खत्म कर दो, निपटा दो चैप्टर्स को, और फिर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आप समझ गए ना बेसिक क्या कह रही हूँ मैं। अब हमें करना क्यों है? क्योंकि भाई प्रीलिम्स में देख लो, मैं ये एवरेज में बता रही हूँ, अच्छा प्रीमियर लिख दिया मैंने, ओके। सो बच्चे प्रीलिम्स में कम से कम 10 से 15 नंबर का आ जाता है। इसमें से सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रीलिम्स में 15 मार्क्स का डीआई आता है। अब आप समझ लो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप खुद डिसाइड करो, ठीक है। और अगर आप मेंस की बात कर रहे हो, ये ऐसा टॉपिक है जो कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंस के लिए भाई 30 नंबर तक का ये आराम से आ जाता है, 30-35 नंबर का आ जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि अगर ये नंबर आपको बढ़िया लग रहे हैं कि भाई इतना तो सिर्फ इससे डीआई से हो रहा है ना,
सो आई डोंट थिंक आपको इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न चाहिए DI चैप्टर को बढ़िया से करने के लिए। अब देखो क्या करना है, डेली वीडियो आएगी, ठीक है, डेली एक वीडियो आ जाएगी आपकी 10-11 बजे करीब सुबह को, ठीक है। तो अब देखो करना क्या है। सो अब देखो आपको करना क्या है। देखो बेसिकली ये जो वीडियो है वो डेली आने वाली है अराउंड 10 और 11 AM, ठीक है। तो आपको ये वीडियो देखनी है, साथ में प्रैक्टिस करनी है, और वीडियो देखने के बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन करना है, और फिर उसी लेवल के इजी लेवल्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 5 डेली। इजी लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है। कौन से एग्जाम का करना होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप अगर आपको काफ़ी नॉलेज भी है DI के बारे में, तो भी आपके बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको नहीं पता है आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो हम यहाँ पे सीरीज में लाने वाले हैं, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छे इन द सेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो हम एकदम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्राफ को पढ़ने से पहले, ग्राफ को समझने से पहले आपको डायरेक्शंस अच्छे से पढ़नी होती हैं। डायरेक्शन में आपको इस वाले क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे ईयर्स है, और ये 3 कंपनी है C1, C2, C3 नाम के, और इनके इनकम के ग्राफ आपको दिया हुआ है। इसे आप बोलते हो लाइन ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है। बेसिकली हर एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इनकम ऑफ C2 कंपनी की कितनी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, जो कि सारे ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली पूछ रहे हैं C2 कंपनी है, उसकी कभी इंक्रीज हुई होगी इनकम में, कभी डिक्रीज हुई होगी। इंक्रीज या डिक्रीज जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उस साल को बता दो, ठीक। अब देखो ये जो है ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। तो क्या करना है, हमेशा जो भी गिवन है उसके बना दो एक टेबल, इंफॉर्मेशन टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंपनी के बारे में बात हो रही है, तो भाई मैं 3 कंपनियों का नाम लिख देती हूँ, C1, C2, C3, और कितने साल है भाई, यहाँ पे 2008 से लेकर 2013 तक की बात हो रही है। तो 2008, 2009, 2010, 2011, 12 और 13, ठीक है। साथ में सॉल्व करना आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 2008 की C1 का ग्राफ कौन सा, भाई C1 का ग्राफ ये है। तो यहाँ देखो 4, फिर 5, फिर 5.6, इसे ध्यान रखना है, 4, 5, 5.6। अच्छा ये ना आपको पढ़ना तो आता है ना, कैसे पढ़ते हैं ग्राफ को। 2008 यहाँ से ऐसे ऐसे देखो, ये 2008 का है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4, तो इसलिए 2008 में 4 लाख या 4 करोड़ की कमाई हुई है C1 कंपनी की, ठीक है। फिर आप देखो 2009 में C1 के एक का ही ग्राफ देखो पहले, ठीक है। यहाँ देखो कितना है, 5 के साइड में तो 5 हुई है। फिर अगली बार देखोगे तो 5.5 यहाँ है, और उससे हल्का से ऊपर ये है, तो ये 5.6 है। ऐसे आप यहाँ देखोगे तो ये एक्चुअल में 6 है, आपके पास 6 का गिवन है बेसिकली, ठीक है। ये मुझे खुद ड्रॉ करना पड़ा, इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, फोटो में से आप इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। 2011 में 6 है, 2012 में देखो आप कितना है, 2012 में 5.5 है फिर से, ठीक है। 2013 में कितना है, फिर C1 काफ़ी ऊपर चला गया है, तो इसका 7, ठीक है। इसी तरह से आप C2 और C3 का भी निकाल लोगे, ठीक है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन की टेबल बना ली, जैसे हमने C1 की बनाई थी, C2, C3 की हमने कर ली। देखो अब क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इनकम ऑफ C2 इज हायर इन विच ईयर। कौन सी ऐसा साल है जिसमें C2 की या तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, एकदम से बहुत ग्राफ बढ़ा है, या एकदम से बहुत ग्राफ घटा है। अब एक चीज़ देखो, C2 की बात हो रही है, C2 भाई ये है, मुझे जो सबसे ज़्यादा ये वाली लाइन C2 है, ठीक है। C2 में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये वाली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। कहाँ से, 5 से लेके, ये जो 5 से 5.5 से लेके, ठीक है, मुझे ये वाली चीज़ 5.5 से लेके 7 पे जो गई है वो सबसे ज़्यादा दिख रही है। भाई ग्राफ में नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो ये C2 कंपनी है हमारी, ठीक है। देखो भाई 5 से 6 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 6 से 5.5 में 0.5 कम हो गया, ठीक है। यहाँ से गए तो 1.5 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे गए तो आधा कम हो गया, और यहाँ से यहाँ गए तो फिर से आधा कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ या सबसे ज़्यादा कम होता हुआ डिफरेंस मुझे 1.5 लग रहा है। वो किसके बीच में, 5.5 और 7 के बीच में लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप बहुत सारे ट्राई करो, आप सारे ट्राई करो, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम सेव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, मुझे लग रहा है कि 2011 में सबसे ज़्यादा चेंज आया, क्योंकि पहले था वो 5.5 और अब बन गया वो 7, तो सीधा 1.5 का प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 1.5 प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है 2011 में। तो आपको पहले मैं दूसरे से कंपेयर करके दिखा रही थी, देखो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है ना,
और कहीं तो मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा है। 2008 और 9 का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, पहले कितना था, कंपेयर कर किससे रहे हो, पहले कितना था, 5 था, अब बढ़ा कितना है भाई, 5 से 6 हो गया है, तो बढ़ा कितना है, सिर्फ 1 बढ़ा है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ठीक है। परसेंटेज निकालनी है आपको, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 20%, ठीक है। यहाँ 20% बढ़ा है। अभी जो केस मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 2011 का निकालो, हमने किसका निकाला है, 2009 का। आप कहोगे कि अच्छा 2008 का नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो डेटा उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने बोला कि भाई 2008 का निकाल दो। भाई कंपेयर किससे करूँ मैं, कितना बढ़ा है कितना घटा है, मुझे 2007 का दो, पहले का दो कभी का, तभी तो मैं कंपेयर करूँ कितना बढ़ा है कितना घटा है। तो इसलिए हम 2009 से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, अगर मैं कहूँ आपको कि 2011 का निकालो, ठीक है, 2011 का यहाँ पे है, कितना बढ़ के हुआ है, 7, पहले कितना था, 5.5। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं हम 5.5 से, और बढ़ा कितना, 5.5 से हो गया 7, बढ़ा है 1.5, और परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो भाई पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 से कट गया 11 बार में, 5 3 जा और 11 जा 9.9, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 27.27, दैट्स योर आंसर, ठीक है। 27.27%, 20% से तो ज़्यादा ही, आप किसी का भी निकाल लो इसी तरह से। क्या करना है, नीचे रखना है उससे पहले वाला साल। देखो मैंने 2011 का निकाला, तो मैंने 2010 की इनकम रखी नीचे, क्योंकि कंपेयर तो मैं पिछले साल से ही करूँगी ना। मैं 2011 के लिए निकाल रही, तो 2010 से कंपेयर करूँगी। मैं 2013 के लिए निकालती, तो इसके लिए क्या होता भाई, 5.5 है, ठीक है, 5.5 है, पहले 6.5 था, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो -1 में ऊपर रखती, ठीक है। अब पिछले साल कितना था भाई, 6.5 था, और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देती। ये करते हम किसके लिए, 2013 के लिए, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स आप ट्राई करो, देखो परसेंटेज कितनी आ रही है। वैसे देख के पता चल रहा है कि 2011 का हाईएस्ट है। फाइन, अच्छा लगा, इजी था, खुद से करोगे और अच्छा लगेगा, नोटबुक में सॉल्व करो, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक्सपेंडिचर है CI का, C1 का 2009 में 2.25, 2009 में C1 की इनकम थी भाई 5, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। 2009 में CI की इनकम कितनी थी, 5, कह रहे हैं एक्सपेंडिचर था 2.25। आप हमें बता दो प्रॉफिट परसेंटेज उसी साल की। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कि भाई इतना खर्चा हुआ था और इतने खर्चे में से टोटल इतना मुझे प्रॉफिट मिल गया, दैट इज आपकी प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आपको बतानी है। अब देखो सारे 100 से ऊपर ऊपर परसेंट आ रही है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है आपके एक्सपेंस इन्होंने बता दिए 2.25, ठीक है, और आपकी उस टाइम की जो इनकम थी वो यहाँ से हमने निकाली, 2009 में C1 की इनकम 5 थी, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे, एक बात बताओ, इनकम हुई आपकी 5 रुपए की और आपने 2.25 ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं, बचा जो वही आपका प्रॉफिट है, बचा जो वही आपका प्रॉफिट है। आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 5 में से 2.25 माइनस करोगे तो 2.75 आएगा। अच्छा जी, ठीक है, ये इतनी इनकम है, क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। ये बेसिकली क्या है, हमारे प्रॉफिट आया है, और परसेंटेज किससे कंपेयर करके निकालते हैं, हमेशा एक्सपेंडिचर से। तो एक्सपेंडिचर हुआ कितना है भाई, 2.25 हुआ है। अच्छा, हमें परसेंटेज निकालनी है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जी बिल्कुल करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई, कट करो, ये 25 से कट करो, 25 9 जा और 25 11 जा, ठीक है। अब 9 से करो, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा ये, ठीक है। अब 11 को 11 का आपका स्क्वायर करता है 121 आता है। अब 121 से थोड़ा सा ऊपर तो जाएगा ही, 121 के आसपास है 122%। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको समझ आया हमने क्या करा, कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। तो ज़रा अभी आप मुझे बताओ कि अगर सेम एक्सपेंडिचर होता और इनकम मैं आपको दे दूँ 2011 की, तो आप इसे किस तरह से करोगे, इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके, सो आगे आपके पास थर्ड क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 2 अप्रोच से फॉलो करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ C2 इन 2011 इज 20%, कह रहे हैं C2 का 2011 में 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई। C2 का 2011 में 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमसे क्या चाहते हो, व्हाट वाज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। प्रॉफिट हुआ 20% का, तो बता दो एक्सपेंडिचर कितना हुआ। भाई हमारे लिए क्या मुश्किल काम है, एक बात बताओ, इनकम में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है।
भाई बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई इनकम में से जब तुम एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। भाई 10 रुपए थे, 10 रुपए से 8 रुपए खर्च हुए तो 2 रुपए बचे, 2 रुपए प्रॉफिट। अब 10 रुपए थे और इसमें से 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो खर्चा कितना करा था भाई? 8 रुपए का करा था। ऑब्वियस सी चीज़ है। तो इनकम में से प्रॉफिट माइनस करोगे आपके पास एक्सपेंडिचर आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। C2 का 20% का प्रॉफिट हुआ, C2 का 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अभी पहली अप्रोच शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, फिर बताऊंगी ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो भाई 20% का C2 का प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे एक बार बता दो उसने खर्चा कितने करा होगा? भाई ऑब्वियस चीज 80% का उसने खर्चा करा होगा, है ना? किसका खर्चा? टोटल इनकम का। दोनों को, इनकम और एक्सपेंडिचर, सॉरी प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर को मिला के इनकम बनती है। तो भाई इनकम का 80% उसने खर्च करा होगा। अब भाई C2 की 2011 में इनकम कितनी थी? C2 की 2011 में इनकम थी 7। तो भाई 7 का अगर मैं 80% निकाल दूं तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। भाई बिल्कुल आ जाना चाहिए। अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4, 5 ये कट जाएगा 1.4, राइट? और 1.4 को आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5.6। अब आप देखो 5.6 एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर आसपास में देखोगे तो 5.83 बहुत पास है इसके। ठीक है, तो 5.83 हमारे अकॉर्डिंग, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। लेकिन अब मैं कहूँ भाई नहीं, ऐसे नहीं, मुझे तो ट्रेडिशनल अप्रोच देखनी है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगी? बेसिकली आपको क्या करना है, देखो आपको बोला ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है तो हम इसे हटा देते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। क्या भाई आपको प्रॉफिट का एक फॉर्मूला पता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है? एक्सपेंडिचर इंटू 100। हाँ जी, आपको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट को आप लिख सकते हो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आपको प्रॉफिट नंबर में तो पता नहीं है, क्या आप ऐसे रख लो, तो क्या लिखोगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इनकम कितनी है आपके भाई? 7 रुपए थी, अभी हमने देखी थी, और एक्सपेंडिचर कितना है भाई वो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, 7 रुपये इनकम थी, एक्सपेंडिचर को ले लूँ x और अपॉन में भी लिख दूँ x, क्योंकि हमें आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को क्या ले लिया? x। ध्यान से सुनो, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आप यहाँ पे 100 ले रहे हो मल्टीप्लाई में, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इससे आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो क्या है यहाँ पे, क्या है? 100। अगर आप इस साइड 100 ले रहे हो तो यहाँ 20% मत लो, सिर्फ 20 लो। अगर आप यहाँ 20% ले रहे हो तो यहाँ पे 100 मत लो। समझ गए? बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे 20 मैंने ले ली क्योंकि वहाँ पे 100 है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे 20 अपॉन 100 यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड, या यहीं पे परसेंटेज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 माइनस एक्स अपॉन एक्स था, अब ये काट के 1/5 आ गया आपके पास। इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, 1 की एक्स से करेंगे, एक्स ही आएगा। 5 7 आ गया 35 और माइनस 5x। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाएगा, यहाँ पे आके बन जाएगा 6x अपॉन इज इक्वल्स टू 35। अब x देखिए, ये 6 मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड चला जाएगा, 35 अपॉन 6। आपके पास आंसर आने वाला है 5.83, यू कैन चेक इट। ठीक है, तो भाई आपके पास 5.83 आंसर है, x की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये थी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू रख के तब आप कर सकते हो। याद रखो, ऊपर लिया है हमने प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? इनकम थी 7 रुपये, उसमें से x रुपये हटा दिए। x रुपये क्यों हटाए? क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है, अपॉन में एक्सपेंडिचर था। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। वरना आपको शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो भाई इतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा ना, आपको चल जाएगा। इतने ज़्यादा भी पास नहीं रखते हैं वो MCQs में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या क्वेश्चन गिवन है? व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ C3? कह रहे हैं भाई C3 की एवरेज इनकम क्या है? इससे इजी क्वेश्चन मिलेगा? नहीं मिलेगा। C3 की एवरेज इनकम मतलब जितनी भी इनकम है प्लस कर लो, 6 4 10 5 5 10 20 और ये हो गया 29 29। अब कितने साल की इनकम है भाई? 3 6 साल की इनकम है, तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आपके पास कितना आएगा? 8 इज योर आंसर। ठीक है, उन्होंने पूछा कितनी एवरेज इनकम थी, हमने बता दिया। कुछ मुश्किल? बिल्कुल मुश्किल नहीं। नेक्स्ट करो। व्हाट इज द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन C1 2010 इनकम एज कम्पेयर टू 2008 इनकम? कह रहे हैं कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है C1 की इनकम में अगर आप 2010 का कंपेयर करो 2008 वाले से। अब एक बात जरा ध्यान रखना, मैंने आपको फर्स्ट वाले में क्या कराया था, फर्स्ट सेकंड में था गैस वो क्वेश्चन जिसमें हमें कंपेयर करना था और निकालना, फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें कंपेयर करना था और निकालना था कि भाई कौन से में परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। क्या करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा किधर जाता है? डिनोमिनेटर में। किधर जाता है? डिनोमिनेटर में। तो 2008 की C1 की इनकम, भाई C1 जाओ 2008 में 4 थी भाई,
C1 की इनकम 2008 में तो भाई कितनी थी, 4 थी। कंपेयर करना है, इंक्रीज कितना हुआ है C10 तक। भाई C10 का C1 का 10 में हुआ है 5.6, 4 से बढ़ गया वो 5.6 से, कितना बढ़ा टोटल, 4 से बढ़ के हो गया 5.6, टोटल कितना बढ़ा 1.6। ठीक है भाई, कंपेयर कर रहे थे हम 2008 से, इसलिए अपॉन में रखा 4। अब इसका क्या निकालना है परसेंटेज, तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करो। कोई दिक्कत, यहाँ से आगे 0.4, अब 0.4 को आप इसे करोगे तो आगे 40%। ठीक है, इसमें मैं ऑप्शन लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पे 40% इज योर आंसर। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज आने वाली हैं इस सीरीज में, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अपनी खुद क्वेश्चंस, तो आपको खुद को भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आज मैंने साइड बाय साइड आपको जो दिए थे, अभी देखो इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट में से आपको क्या करना है ना, आपको 2011 की इनकम कंपेयर करनी है 2013 से। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ है, कितना हुआ, वैसे तो इंक्रीज हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, बट स्टिल लेट मी नो द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये आपका आज तो ऐसे ही होमवर्क दे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और ये जो मैंने क्वेश्चन साइड बाय साइड में होमवर्क दे रही थी ना, थोड़े थोड़े से, उन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।